क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? एक सामान्य सुबह, मुंबई के सबसे शक्तिशाली अरबपतियों में से एक विक्रम सिंह राठौर अपने निजी कमरे में दाखिल हुआ और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी नौकरानी उसके ही बेटे को अपना दूध पिला रही थी। कोई भी सोचेगा कि ये एक भयानक गुस्से की शुरुआत होगी, एक तत्काल बर्खास्तगी, लेकिन नहीं। उसने जो किया, उसने पूरी इमारत के कर्मचारियों को हक्का बक्का कर दिया और एक ऐसी अप्रत्याशित, नाटकीय और भावनात्मक कहानी की शुरुआत की जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। एक तंग चौल के कमरे में अलार्म घड़ी की कर्कश ध्वनि गूंज उठी, जिसने प्रिया को उसकी अधूरी नींद से खींच लिया। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद कर दिया, बैठ गई और धीरे से अंगड़ाई ली। उसकी आंखें कल रात के देर तक काम करने के बाद भी थकी हुई थीं। प्रिया के बगल में उसकी 6 साल की बेटी मीरा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसके छोटे हाथों ने एक पुराने टेडी बियर को कसकर पकड़ रखा था और उसके बिखरे बाल तकिए पर फैले हुए थे। प्रिया धीरे से मुस्कुराई, उसकी आंखों में कोमलता आ गई। अपनी बेटी को सोते हुए देखने से उसकी सारी थकान जैसे धुल गई। मीरा ही उसके सभी प्रयासों का कारण थी। वो प्रेरक शक्ति थी जिसने उसे कभी हार नहीं मानने दी। हालांकि माँ बेटी के लिए जीवन कभी भी आसान नहीं रहा था। धारावी की एक गली के आखिर में 12 वर्ग मीटर का वो सीलन भरा शोरगुल वाला कमरा, एक सिंगल बेड, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और खिड़की के पास रखी एक छोटी सी रसोई की मेज के अलावा कुछ नहीं था। हर सुबह प्रिया अपनी जानी पहचानी दिनचर्या दोहराती, मिनी गैस स्टोव जलाती, रात की बची हुई दलिया गर्म करती और साथ साथ कंबल और तकिए भी तह करती। गली के कोने से पाव वाले की आवाज सुनाई दे रही थी, जो सुबह की शिफ्ट में काम पर जा रहे कुछ मजदूरों की मोटरसाइकिलों के स्टार्ट होने की आवाज में घुल मिल रही थी। प्रिया ने धीरे से अपनी बेटी का कंधा हिलाया। मीरा, उठो बेटा, माँ तुम्हें स्कूल छोड़कर फिर काम पर जाएगी। मीरा ने अपनी आंखें मली, कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए, लेकिन फिर आज्ञाकारी रूप से बैठ गई। उसने हल्के नीले रंग की नर्सरी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और मां के लाए गरम दलिया का कटोरा खा रही थी। प्रिया उसे खिलाते हुए हिदारत दे रही थी, धीरे धीरे खाओ, जल जाओगी। आज मां तुम्हें जल्दी लेने आएगी। क्या आप आज सच में जल्दी आओगी? क्लास वाली आंटी तो नहीं लेने आएंगी? मीरा ने अपनी काली चमकदार आंखों से मां की ओर देखते हुए जवाब का इंतजार किया। प्रिया एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुराई। हाँ, आज मां जल्दी आने की कोशिश करेगी। वो अपनी बेटी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। मीरा ने अपनी मां का इंतजार करते हुए बहुत देर तक रुकना सहा था, क्योंकि उसकी शिफ्ट लंबी हो जाती थी। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद प्रिया मीरा को उस गीली शोरगुल वाली गली से ले गई। रात की बारिश से बचे पानी के गड्ढों से बचते हुए वे नर्सरी स्कूल के गेट पर रुके। प्रिया ने झुककर अपनी बेटी के माथे पर धीरे से चूमा। क्लास में जाओ, माँ काम पर जा रही है। मीरा ने अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। माँ, कम काम करना, ज्यादा थकना मत। प्रिया ने उसे थोड़ा और कसकर गले लगाया, फिर उसे छोड़ दिया और उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराई। प्रिया ने अपनी जानी पहचानी बस पकड़ी जो उसे धारावी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC ले जाती थी। बस खचाखच भरी थी। पेट्रोल और कॉफी की गंध एक साथ मिल रही थी। लोगों की बातचीत की आवाजें ड्राइवर के रेडियो पर बजते पुराने बॉलीवुड गानों में घुल मिल रही थीं। वो खिड़की के पास बैठी शहर को धीरे धीरे व्यस्त होते देख रही थी। काम पर जाते लोग, छात्र और सड़क पार करती ठेले वाली महिलाएं। ऊंची ऊंची इमारतें धीरे धीरे दिखाई देने लगीं, जिनमें सबसे प्रमुख आकाशदीप टावर था, जो केंद्र में एक चमकती हुई ऊंची कांच की इमारत थी। यहीं पर प्रिया पिछले 2 सालों से काम कर रही थी। हर मीटर चमकदार फर्श को पहुंचती थी। ये कभी नहीं सोचती थी कि वो कभी उन लोगों की दुनिया में इतनी गहराई तक जाएगी जो सूट पहनते हैं और एक ऐसी व्यावसायिक भाषा में बात करते हैं जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी। प्रिया बस से उतरी और सेवा कर्मचारियों के लिए बने पिछले गेट से अंदर गई। छोटे से चेंजिंग रूम में
उसने सफाई कंपनी की हल्की नीली वर्दी पहनी, अपने बालों को कसकर बांधा और दस्ताने पहने। आज मैनेजर शर्मा जी अंदर आईं और तेजी से बोलीं, प्रिया, आज तुम्हें पेंट हाउस में जाना है। आया और नियमित सफाई कर्मी ने अचानक छुट्टी ले ली है। लाउंज को अच्छी तरह से साफ करना। बड़े साहब कभी भी आ सकते हैं। प्रिया थोड़ी हैरान हुई। पेंट हाउस अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर का निजी क्षेत्र था। लगभग कोई भी सफाई कर्मचारी बिना आदेश के वहां नहीं जाता था। उसने सिर हिलाया, चाबियों का गुच्छा और एक्सेस कार्ड लिया। लिफ्ट प्रिया को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई। दरवाजा खुला और एक चौड़ा गलियारा सामने आया, जिसमें नरम कालीन बिछा था। हल्की रोशनी और महंगी इत्र की महक हवा में तैर रही थी। उसका हर कदम धीरे धीरे गूंज रहा था। लॉन्ज दिखाई दिया, जिसमें अरब सागर की ओर देखने वाली पूरी कांच की दीवारें थीं। एक शानदार ग्रे सोफा और एक छोटा बार। प्रिया काम में लग गई, मेज से धूल पोंछी, कालीन पर वैक्यूम किया। उसके सभी दोंक साफ सुथरे और जाने पहचाने थे। जब वो मेज की सतह पहुंचने के लिए झुकी हुई थी, तो एक कमजोर आवाज सुनाई दी। एक बच्चे के रोने की धीमी लेकिन लगातार आवाज। प्रिया रुक गई। उसने सिर उठाया। रोने की आवाज गलियारे के कोने वाले कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। वो पास गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे की दरार से उसने खिड़की के पास रखा एक पालना देखा। पालने में लगभग 6 महीने का एक बच्चा लाल चेहरे के साथ हाथ पैर मार रहा था। उसके गादों पर आंसू थे और पास में दूध की एक भरी बोतल रखी थी, जिसे किसी ने नहीं छुआ था। प्रिया झिझकी। यह स्पष्ट रूप से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का बच्चा था। उसे मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन रोना और तेज होता जा रहा था और बच्चे की सांसें तेज हो रही थीं। वो अंदर गई, बच्चे को उठाया, उसकी पीठ पर धीरे से थपथपाया और उसे चुप कराने की कोशिश की। बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, लेकिन जब उसने बोतल देने की कोशिश की तो फिर से रोने लगा। प्रिया को याद आया कि मीरा भी बचपन में बोतल लेने से मना कर देती थी। सिर्फ मां का दूध पीना चाहती थी। कमरा शांत था, कोई भी नहीं था। मेज पर रखा लैंडलाइन फोन खराब था और बाहर कॉल नहीं की जा सकती थी। प्रिया ने अपने होंठ काटे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर बच्चे को ऐसे ही रोने दिया और कुछ हो गया तो? प्रिया ने एक गहरी सांस ली, बच्चे को अपनी गोद में लिया और खुद से कहा, बस उसे चुप कराने के लिए, बस कुछ मिनटों के लिए। बच्चा तुरंत उससे चिपक गया। उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी हो गईं और उसके छोटे हाथ ने उसकी वर्दी का कोना कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने उसे धीरे से गले लगाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और इस छोटे से जीवन की नाजुकता को महसूस किया। पीछे एक हल्की सी आवाज हुई। प्रिया चौंक कर पीछे मुड़ी। दरवाजे पर गहरे रंग के सूट में एक लंबा आदमी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उसकी नजर प्रिया पर टिकी थी, जो उसके बेटे को गोद में लिए हुए थी। प्रिया का दिल बैठ गया। कमरे की हवा जैसे जम गई थी। उस आदमी ने धीमी गहरी आवाज में पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? प्रिया ने सहज रूप से बच्चे को और कसकर पकड़ लिया और जान गई कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। प्रिया मूर्तिवत खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो आदमी अंदर आया। उसके कदम मोटे कालीन पर दृढ़ता से पड़ रहे थे। उसकी आंखें सामने के दृश्य से नहीं हटीं। एक छोटा बच्चा सफाई कर्मचारी की वर्दी पहने एक महिला की गोद में आराम से लेटा हुआ था। प्रिया ने मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने नीचे देखा, शांत रहने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, मैंने बच्चे को रोते हुए सुना, मैं बस उसे चुप कराना चाहती थी। वो उससे कुछ कदम दूर रुक गया। उसकी आंखें जैसे उसके हर शब्द को तौल रही थीं। इस तरह से चुप कराना? उसकी आवाज गहरी थी, ऊंची नहीं, लेकिन प्रिया को दबाव महसूस कराने के लिए काफी थी। बच्चा आरव अभी भी शांत लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें नियमित थीं। प्रिया को लगा कि वो उसे तुरंत छोड़ नहीं सकती, जैसे ऐसा करने से बच्चा फिर से जोर जोर से रोने लगेगा। उसने उसे थोड़ा और कसकर पकड़ा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। वो बोतल से दूध नहीं पी रहा था,
मुझे चिंता थी कि ज्यादा रोना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर पास आया और आरव को देखने के लिए झुका। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, आश्चर्य, फिर कोमलता, लेकिन वो जल्दी ही अपने जाने पहचाने ठंडेपन में बदल गई। मुझे दो, प्रिया झिझकी। उसकी सहज वृत्ति कह रही थी कि बच्चा शांत है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे आरव को उसके हाथों में दे दिया। प्रिया की गोद से निकलते ही आरव थोड़ा हिला, उसकी भौहें तन गईं और उसके होंठ कस गए। विक्रम ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आरव बेचैन होने लगा। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? यहां कब से काम कर रही हो? प्रिया, 2 साल से ज्यादा हो गए। विक्रम ने आरव को वापस पालने में रखा, कंबल ठीक से ढका और फिर सीधा खड़ा हो गया। वो लंबा था। उसकी सीधी खड़ी मुद्रा और उसके व्यक्तित्व से निकलती आभा ने प्रिया को पहले से कहीं ज्यादा छोटा महसूस कराया। आज यहां क्या करने आई हो? ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। शर्मा जी ने मुझे यहां किसी की जगह काम करने के लिए कहा, क्योंकि आया और पेंट हाउस के सफाई कर्मी ने अचानक छुट्टी ले ली है। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो एक ऐसी जानकारी की पुष्टि कर रहा हो जिसे वो पहले से जानता था। उसकी आंखें वापस आरव की ओर गईं, फिर प्रिया की ओर। तुम्हारा भी एक बच्चा है? प्रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर सिर हिला दिया। 6 साल की बेटी है। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं, कुछ सेकंड सोचा। क्या तुम अपने काम पर वापस जाना चाहती हो या यहां थोड़ी देर और रुकना चाहती हो? प्रिया उलझन में पड़ गई। मुझे अभी सफाई पूरी करनी है। नहीं, मेरा मतलब है, मैं चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर तुम आरव की देखभाल में मदद करो। तुम्हारे नियमित काम के अलावा बेशक मैं तुम्हें अतिरिक्त भुगतान करूंगा। उसने सीधे कहा। उसकी आवाज में कोई अस्पष्टता नहीं थी। प्रिया ने पलकें झपकाईं, प्रतिक्रिया देने से पहले ही। मैं क्यों यहां आया है? क्योंकि उसने बीच में ही टोक दिया। मैंने उसे कभी इतना शांत नहीं देखा जितना वो अभी था। तुमने वो किया जो दूसरे नहीं कर सके। प्रिया ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसका सीना अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। आज सुबह जो हुआ वो कोई नहीं जानेगा, और कोई नहीं जानेगा अगर तुम यहां काम करना जारी रखना चाहती हो। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उसे लगा जैसे वो एक चौराहे पर खड़ी है। एक हिस्सा तुरंत मना करके दूरी बनाए रखना चाहता था, दूसरा हिस्सा मीरा की आने वाली स्कूल फीस के बारे में सोच रहा था। उसके जवाब देने में सामान्य से ज्यादा समय लग गया। विक्रम शांति से खड़ा रहा, बस उसे देखता रहा, कोई दबाव नहीं डाला। ठीक है, मैं मदद करूंगी। ये जवाब प्रिया के सभी परिणामों पर विचार करने से पहले ही निकल गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा है, अब से जब मुझे जरूरत होगी तुम्हें यहां बुलाया जाएगा। और याद रखना, आज सुबह की बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके हाथ अनजाने में उसके एप्रन के किनारे को कसकर पकड़ रहे थे। काम का बाकी समय एक बिल्कुल अलग माहौल में बीता। प्रिया ने हमेशा की तरह हर कोना साफ किया, लेकिन उसकी आंखें बार बार पालने की ओर जा रही थीं। आरव गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसें नियमित थीं और उसके होंठ थोड़े खोले थे। विक्रम पास की अपनी मेज पर बैठा था, कुछ फाइलें पलट रहा था। कभी कभी वो भी उधर देख लेता। जब प्रिया ने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, कल सुबह 8 बजे। बिना किसी और स्पष्टीकरण के प्रिया पेंट हाउस से निकल गई। उसका दिल उलझन में था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। वो लिफ्ट में घुसी। विक्रम की छवि, जो अपनी मेज पर झुका हुआ था, हाथ में एक फाइल थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसी की ओर थीं, स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में घूम रही थीं। काम खत्म होने के बाद प्रिया मीरा को लेने गई। बच्ची अपनी मां की गोद में कूद गई और क्लास की बातें चहकते हुए बताने लगी। लेकिन बच्चों की कहानियों के बीच प्रिया का मन अभी भी सुबह पेंट हाउस में घूम रहा था। आरव के कमजोर रोने, विक्रम की रहस्यमयी आंखों और उसके अप्रत्याशित प्रस्ताव के बारे में। उस रात
प्रिया ने पालक की सब्जी और रोटी का सादा भोजन बनाया। मीरा खाते हुए चहक रही थी, लेकिन प्रिया सामान्य से ज्यादा चुप थी। जब उसकी बेटी सो गई तो वो खिड़की के पास बैठकर अंधेरी गली को देखने लगी। दूर से आती गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खुद से पूछा कि वो किस चीज में पड़ गई है। ये सिर्फ एक काम था या किसी ऐसी चीज की शुरुआत थी जिसके बारे में उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। अगली सुबह प्रिया सामान्य से जल्दी ऑफिस पहुंची। उसे गार्ड ने पेंट हाउस तक जाने का निर्देश दिया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, शांत, उज्जवल और इसेंशियल ऑयल की हल्की सुगंध थी। विक्रम पहले से ही वहां था, सफेद शर्ट पहने, आरव को गोद में लिए हुए। वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके बड़े हाथ बच्चे की छोटी सी पीठ को लगभग पूरी तरह से ढके हुए थे। तुम आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत दोस्ताना नहीं थी, लेकिन कल की तरह ठंडी भी नहीं थी। अलमारी से वो कंबल निकाल दो। प्रिया ने वैसा ही किया और फिर धीरे से आरव को उसके हाथों से ले लिया। बस कुछ सेकंड बाद बच्चा शांत हो गया। उसकी आंखें झपकने लगीं। विक्रम ने यह दृश्य देखा और राहत की सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम ये कैसे करती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा छिपी नहीं थी, शायद इसलिए कि वो सुरक्षित महसूस करता है। बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा जो वास्तव में उनके साथ हो। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी गोद में छोटे से चेहरे पर थी। वो चुप रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे उसे देख रही थीं। पेंट हाउस के शांत वातावरण में कोई अदृश्य धागा बन गया था, पतला, लेकिन जिसे नकारा नहीं जा सकता था। प्रिया ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया और वो जानती थी कि सब कुछ अभी शुरू ही हुआ था। लगातार तीसरी सुबह प्रिया को ऑफिस आते ही पेंट हाउस में बुलाया गया। उसने कारण नहीं पूछा, बस अपनी सफाई की टोकरी उठाई और लिफ्ट का बटन दबाया। ऊंची मंजिल पर शानदार जगह अभी भी उसे अजीब लग रही थी, भले ही वो यहां कुछ बार आ चुकी थी। आधे खुले पर्दों से आती नरम रोशनी लाउंज में भर रही थी, जिससे इतनी शांति का एहसास हो रहा था कि हर सांस की आवाज भी सुनी जा सकती थी। विक्रम खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसने आरव को गोद में ले रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव था। आरव सिसक रहा था। उसके छोटे हाथ हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें थकान से लाल थीं। वो उसे झुलाकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोना और तेज होता जा रहा था। प्रिया के कदमों की आहट सुनकर वो मुड़ा। तुम कोशिश करो। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी टोकरी नीचे रखी और बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी गोद में आते ही रोना कम हो गया, लेकिन सिसकियां अभी भी थीं। उसने मेज पर रखी दूध की बोतल ली, आरव के मुंह में देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसके होंठ कसकर बंद थे। वो पी नहीं रहा है। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। आया ने कहा कि उसने सुबह खाया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिया ने धीरे धीरे बच्चे की पीठ थपथपाई। उसकी नजर अभी भी गर्म दूध की बोतल पर गई और एक जानी पहचानी याद वापस आ गई। मीरा जब 6 महीने की थी तो वो भी ऐसे ही बोतल से मना कर देती थी, सिर्फ मां का दूध पीना चाहती थी। उस समय प्रिया कई रातें जागती रही थी, चिंता से रो पड़ती थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा, उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। आया शायद कुछ खरीदने या कोई और काम करने नीचे गई होगी। आरव की कमजोर रोने की आवाज रुक रुक कर आ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखें जैसे थक कर बंद हो रही थीं। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक बेचैनी महसूस की। उसके दिमाग में विरोधाभासी विचारों की एक श्रृंखला चल रही थी। ये उसके बॉस का बेटा था, एक अमीर और शक्तिशाली आदमी। उसके जैसी एक सफाई कर्मचारी की एक छोटी सी गलती भी उसे नौकरी से निकलवा सकती थी, यहां तक कि जीवन भर के लिए बदनाम भी कर सकती थी। लेकिन एक मां की सहज वृत्ति चिल्ला रही थी कि वो एक बच्चे को इस तरह थककर रोते हुए नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, बस कुछ मिनटों के लिए, उसने खुद को फुसफुसाते हुए कहा, जैसे अपने डर को शांत कर रही हो। प्रिया एक कुर्सी के पास गई, बच्चे को गोद में लेकर अपनी स्थिति को समायोजित किया। इस क्रिया ने जैसे उसके अंदर एक परिचित मोड चालू कर दिया,
एक ऐसी सहज वृत्ति जो अकेले बच्चे को पालने के वर्षों से गहराई से जमी हुई थी। आरव ने अपना सिर उसकी छाती में रगड़ा। उसके छोटे हाथ ने उसकी वर्दी का कोना कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसके होंठ उसकी त्वचा से लगे, रोना तुरंत बंद हो गया और उस छोटे से शरीर से एक लंबी सुखद सांस निकली। प्रिया ने स्पष्ट रूप से बदलाव महसूस किया। बच्चे की कांपती उंगलियां शांत हो गईं, उसका तना हुआ चेहरा शिथिल हो गया और शांत स्थान में केवल नियमित रूप से दूध चूसने की आवाज गूंज रही थी। उसने झुककर अपने गाल उसके नरम रेशमी बालों से सटा लिए। एक नवजात शिशु की विशेष सुगंध उसके मन में बस गई, जिससे उसका दिल शांत हो गया। चुप हो जा मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। प्रिया लगभग भूल गई थी कि वो कहाँ है। वो इस सच्चाई को भी भूल गई थी कि ये एक ऐसे आदमी का बेटा था जिसे वो केवल नाम से और दूर की कहानियों से जानती थी। इस पल में केवल वो और एक छोटा सा जीव था जो उसकी बाहों में सुरक्षा पा रहा था। उसके पीछे एक हल्की सी आवाज ने उसे चौंका दिया। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी फोन था और उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए जम गईं। प्रिया ने जल्दी से सिर उठाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया गया हो। वो समझाना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। आरव अभी भी शांत था। उसका चेहरा उसकी छाती पर टिका हुआ था। उसे उस भारी माहौल की कोई परवाह नहीं थी जो कमरे में छा गया था। विक्रम अंदर आया, दरवाजा बंद कर दिया। तुम ये क्या कर रही हो? उसकी आवाज नीची और गहरी थी, कठोर नहीं, लेकिन बिल्कुल नरम भी नहीं थी। प्रिया ने नीचे देखा, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। बच्चा बहुत देर से रो रहा था। बोतल से दूध नहीं पी रहा था, मैं बस उसे चुप कराना चाहती थी। वो पास आया, उसकी आंखें उसके चेहरे से नहीं हटीं। उस पल प्रिया को लगा कि उसे पूरी तरह से देखा जा रहा है, न केवल उसके कार्यों को बल्कि उसके अंदर के गहरे कारणों को भी। उसने धीरे से कहा, अगर आपको ये ठीक नहीं लगा तो मुझे खेद है। मैंने बस अपनी सहज वृत्ति के अनुसार काम किया। विक्रम कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे आरव की ओर गईं। बच्चा शांति से सो रहा था। उसका हाथ अभी भी प्रिया की वर्दी को पकड़े हुए था, जैसे वो छोड़ना नहीं चाहता हो। उसकी आंखों में एक पल की कोमलता आई, एक अवर्णनीय भावना जो उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। मुझे दो। प्रिया ने धीरे धीरे बच्चे को उसे दे दिया। उसकी गोद से निकलते ही आरव हिला, उसकी भौहें तन गईं। विक्रम ने उसे धीरे से झुलाया, लेकिन बच्चा अभी भी बेचैन था। उसके होंठ कसकर बंद थे। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आंखें वापस उसकी ओर मुड़ गईं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? प्रिया ने सिर हिलाया। जी। उसने आरव को पालने में रखा, कंबल सावधानी से ढका। अब से जब मैं बुलाऊंगा तुम यहां आओगी, सिर्फ सफाई के लिए नहीं। तुम आरव की देखभाल में भी मदद करोगी? प्रिया थोड़ी उलझन में थी। मुझे यकीन नहीं है। यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो तुम्हारे साथ शांत रहता है, यही मुझे चाहिए। उसकी आवाज में और बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। दबाव और उलझन दोनों महसूस करते हुए उसने पूछने की हिम्मत नहीं की क्यों, बस चुपचाप सिर हिला दिया। जब वो पेंटहाउस से निकली तो उसके हाथों में अभी भी उस छोटे से शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने एक बच्चे को लंबे समय तक रोने से बचाया है, या अनजाने में एक ऐसी कहानी में कदम रख दिया है जिसका वो अनुमान नहीं लगा सकती थी। कर्मचारियों के शीर्ष की ओर जाते हुए कुछ सहकर्मियों की फुसफुसाहट कहीं से सुनाई दी, जैसे कि उन्होंने उसके नियमित क्षेत्र से गायब होने पर ध्यान दिया हो। प्रिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा जानता था कि आज से चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। उस शाम जब वो मीरा को स्कूल से लेने गई तो प्रिया अचानक झुक गई और अपनी बेटी को सामान्य से ज्यादा देर तक गले लगाए रखा। मीरा हैरान थी। मां, क्या हुआ? प्रिया मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक खामोश लहर थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी को मां की वर्दी पर लगी एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ था, एक गर्म
बच्चे की गंध जो शायद अब से उनके जीवन में ज्यादा दिखाई देगी। आसमान में भूरे बादल छा रहे थे। प्रिया ने अचानक सोचा कि शायद मौसम की पहली बारिश होने वाली है और उसके साथ कुछ नया भी शुरू हो गया है। अगली सुबह जैसे ही प्रिया ने इमारत में कदम रखा, उसकी जेब में फोन कंपन करने लगा। एक अज्ञात नंबर से एक छोटा संदेश, पेंट हाउस में आओ। कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि ये कौन था। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल थी। लिफ्ट उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई। हर चमकता हुआ अंक जैसे समय को खींच रहा था। जब दरवाजा खोला तो विक्रम गलियारे के अंत में इंतजार कर रहा था। उसके हाथ सीने पर बंधे थे। पीछे की कांच की खिड़की से आती रोशनी ने उसकी आकृति को भूरे आसमान की पृष्ठभूमि पर स्पष्ट रूप से उकेरा था। अंदर आओ। उसकी आवाज संक्षिप्त थी, कठोर नहीं, लेकिन प्रिया को तनाव में डालने के लिए काफी थी। लाउंज उज्जवल था। आरव पालने में एक मुलायम खिलौने से खेल रहा था। उसकी आंखें साफ थीं। विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें पता है कि कल तुमने अपनी नौकरी की सीमा पार कर दी थी? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है। मुझे खेद है, लेकिन उस समय बच्चा बहुत देर से रो रहा था। मैंने उसे चुप कराने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। उसकी आंखें उसे घूर रही थी, जैसे किसी भी धोखे के संकेत को पकड़ना चाहती हूं। तुम्हें लगता है कि मैं एक सफाई कर्मचारी की सहज वृत्ति पर विश्वास करूंगा? वो एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर सीधे जवाब दिया। मुझ पर विश्वास मत करो, बल्कि उस पर विश्वास करो जो तुमने देखा। बच्चा चुप हो गया और शांति से सो गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। पास में आरव ने तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ते हुए कुछ अस्पष्ट आवाजें निकालीं। विक्रम अपने बेटे की ओर मुड़ा और फिर धीरे धीरे बोला, मैंने पिछले 6 महीनों में 3 आया रखी हैं। कोई भी उसे 10 मिनट से ज्यादा शांत नहीं रख सका। और फिर तुम? वो रुका। उसकी आंखें वापस उसकी ओर मुड़ गईं, संदेह और विचार से भरी हुई। तुमने क्या किया? प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आवाज धीमी थी। मैंने अकेले एक बच्चे को पाला है। मैं जानती हूं कि एक बच्चे को वास्तव में क्या चाहिए होता है। विक्रम चुप रहा, फिर पास आया। उनके बीच की दूरी अब बस 1 कदम की थी। सुनो, मैं आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता, खासकर जब मेरे बेटे को छूने की बात हो। लेकिन तुमने वो किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब से जब मुझे जरूरत होगी, तुम यहां आओगी। तुम अपना नियमित काम करती रहोगी, लेकिन आरव प्राथमिकता है। प्रिया थोड़ी झिझकी। अगर दूसरे लोग पूछेंगे तो? कल जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई पूछता है तो बस कहना कि मैंने तुम्हें ये काम सौंपा है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसकी आंखें इनकार की अनुमति नहीं दे रही थीं। प्रिया ने एक अवर्णनीय दबाव महसूस किया। उसने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसने अभी एक ऐसा काम स्वीकार किया है जो उसे चुभती नजरों का केंद्र बना देगा। विक्रम पालने के पास गया। आरव को उठाया। बच्चा अपने छोटे हाथ हिला रहा था, लेकिन जब प्रिया पास आई और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो आरव तुरंत उसके कंधे पर टिक गया। उसने देखा, उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। यह स्पष्ट नहीं था कि वो हैरान था या स्वीकार कर रहा था। करो, मैं देखना चाहता हूं। प्रिया ने आरव को अपनी बगल में लिया। धीरे से उसका सिर सहारा और धीरे धीरे एक पुरानी लोरी गुनगुनाने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में आरव ने हाथ हिलाना बंद कर दिया। उसकी आंखें झपकने लगीं। देखा, उसने धीरे से कहा, कभी कभी बस दिल की धड़कन और गर्मी की जरूरत होती है। बच्चों को परवाह नहीं होती कि वो व्यक्ति कौन है, बस वे सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। विक्रम ने उसे कुछ सेकंड और देखा, फिर आरव को वापस पालने में रख दिया। उसने अपनी बाहें बांध लीं और अपनी मेज पर झुक गया। तुम उन लोगों से अलग हो जिनसे मैं मिला हूं। प्रिया को नहीं पता था कि क्या जवाब दे। कल 8 बजे, ये कहकर वो अपनी मेज पर रखी फाइल खोलने के लिए मुड़ गया, जैसे ये संकेत दे रहा हो कि बातचीत खत्म हो गई है। प्रिया ने अपनी टोकरी उठाई, सिर झुकाया और कमरे से निकल गई।
जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने सुबह से ही अपने एप्रन का कोना कसकर पकड़ रखा था। अगले कुछ दिनों में, जैसा कि विक्रम ने कहा था, उसे पेंट हाउस में ज्यादा बुलाया जाने लगा। शुरू में ये सिर्फ आरव को सुलाने के लिए था, फिर उसे खिलाने के लिए, और जब वो ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त होता तो उसके साथ खेलने के लिए। हर बार प्रिया को लगता था कि जब वो सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाती थी तो दूसरे कर्मचारियों की आंखें उसी की ओर होती थीं। एक दोपहर जब प्रिया लॉबी से गुजर रही थी तो दो रिसेप्शनिस्ट ने सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन उनके पीछे से फुसफुसाहट की आवाज आई। वो फिर से बॉस के पास जा रही है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है, प्रिया ने सुना लेकिन मुड़ी नहीं। उस शाम जब वो आया को आरव सौंप रही थी तो विक्रम ने पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने सिर हिलाया। बस मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती। परेशानी मैं सुलझाऊंगा, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम्हें बस वो करना है जिसमें तुम सबसे अच्छी हो। प्रिया ने उसे देखा। एक पल के लिए उसे उसके ठंडे मुखौटे के पीछे कुछ बहुत वास्तविक लगा। शायद ये कृतज्ञता थी या कोई और भावना जिसे नाम देने की वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस दिन जब वो इमारत से निकली तो उसने पेंट हाउस की ओर देखा, जहां पीली रोशनी अभी भी जल रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी, चिंता और प्रत्याशा दोनों। और प्रिया जानती थी कि उसके और उस आदमी के बीच की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उस दिन से प्रिया का काम का शेड्यूल पूरी तरह से बदल गया। सुबह वो अभी भी पहले की तरह मंजिलों की सफाई करती थी, लेकिन जैसे ही उसके फोन पर संक्षिप्त संदेश पेंट हाउस में आओ आता, वो तुरंत अपनी जगह छोड़ देती। शुरू में लोग सिर्फ देखते और कुछ नहीं कहते, लेकिन एक हफ्ते के बाद उन आंखों में चुभन और जिज्ञासा आ गई थी। आरव के साथ औपचारिक रूप से काम करने के पहले दिन प्रिया 8 बजे से पहले पेंट हाउस पहुंच गई। विक्रम अपने बेटे को गोद में लिए खिड़की के पास खड़ा था। सुबह की धूप उसके कंधे पर पड़ रही थी। आरव थोड़ा बेचैन था, उसके छोटे हाथ मुड़ रहे थे। विक्रम ने प्रिया को देखते ही बच्चे को उसे दे दिया, बिना एक शब्द कहे। आरव प्रिया के हाथों में आते ही शांत हो गया। उसका सिर उसके कंधे पर ऐसे टिक गया जैसे उसे कोई जानी पहचानी जगह मिल गई हो। प्रिया उसे झुलाते हुए धीरे धीरे गा रही थी, बच्चे की सांसों को धीमा होते हुए महसूस कर रही थी। विक्रम सामने खड़ा था, उसकी आंखें उन दोनों से नहीं हट रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम उसे सिर्फ गोद में लेकर शांत कर सकती हो। कई आयाओं ने हर तरीका आजमाया, लेकिन सब असफल रहीं। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। शायद वो महसूस करता है कि मैं सच में उसके साथ रहना चाहती हूं। उस सुबह विक्रम ने उसे ज्यादा देर तक रुकने दिया। आरव की देखभाल करते हुए और लाउंज को साफ सुथरा करते हुए वो अपनी मेज पर काम कर रहा था, लेकिन कभी-कभी ये सुनिश्चित करने के लिए देख लेता कि आरव ठीक है। प्रिया ने ज्यादा नहीं पूछा, ना ही बातचीत शुरू करने की कोशिश की। अजीब तरह से उस शांत माहौल ने दोनों को सहज महसूस कराया। लेकिन पेंट हाउस में जो हो रहा था वो हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। एक सोमवार की शाम जब प्रिया कर्मचारियों के शीशी क्षेत्र में घुसी तो 2 सफाई कर्मी महिलाएं जो फल काट रही थीं उसे देखकर रुक गईं। बड़ी उम्र वाली ने उसकी ओर देखा और इतनी आवाज में कहा जो सुनी जा सके, वहां बार बार जाने से जरूर कोई खास मेहरबानी मिलती होगी। दूसरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, वहां की आयाएं जरूर बहुत नाराज होंगी। प्रिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो जानती थी कि प्रतिक्रिया देने से चीजें और खराब होंगी, लेकिन ताने सिर्फ वहीं नहीं रुके। एक सुबह जब वो पेंट हाउस जाने के लिए लिफ्ट में घुसी तो 2 रिसेप्शनिस्ट भी अंदर आ गईं। उनमें से एक दूसरी की ओर मुड़ी और धीरे धीरे लेकिन इतनी आवाज में कहा कि प्रिया सुन सके, शर्मा जी कह रही थीं कि वो पहले सिर्फ सफाई करती थीं, अब तो बॉस की निजी आया बन गई है। सच में बहुत होशियार है। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर लगे नंबरों पर थीं। उस दिन पेंट हाउस में विक्रम ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया। कुछ हुआ है क्या?
उसने पूछा जब उसने देखा कि प्रिया सामान्य से कम बोल रही है। कुछ नहीं, बस कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुझे आदत है, उसने भौहें सिकोड़ी। उसकी आवाज और सख्त हो गई। अगर कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे तुम्हें असहज महसूस हो तो बस मुझे बताना। इसकी जरूरत नहीं है, प्रिया ने सिर हिलाया। आरव को धीरे धीरे सुलाते हुए, ऐसी बातें तो हर जगह होती हैं, मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूं। लेकिन विक्रम संतुष्ट नहीं लगा। वो चुप रहा, लेकिन प्रिया ने देखा कि उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। अगले कुछ दिनों में अफवाहें और तेजी से फैलीं। कुछ ने कहा कि वो बॉस का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। कुछ ने अफवाह फैलाई कि उसे विशेष संबंध के कारण दोगुना वेतन लिया जा रहा है। प्रिया चुप रही, लेकिन हर बार जब वो कुछ सुनती तो उसका दिल दुखता। एक सुबह जब प्रिया पेंट हाउस पहुंची तो कमरे का माहौल अलग था। विक्रम अपनी मेज के पास खड़ा था। उसके बगल में एक आया तनावपूर्ण चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने प्रिया को आरव को गोद में लेने का इशारा किया और फिर आया की ओर मुड़ा। तुम दूसरा काम कर सकती हो। अब से जब मैं व्यस्त रहूंगा, प्रिया बच्चे का ध्यान रखेगी। आया एक पल के लिए चौंक गई। उसके होंठ कस गए। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और मुड़कर चली गई। प्रिया ने अचानक अपने कंधों पर दबाव और भारी महसूस किया। उस दोपहर जब प्रिया आरव को छत पर बने छोटे से बगीचे में धूप दिखाने के लिए ले गई तो उसने कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो उसने लगभग 50 से ज्यादा उम्र की एक महिला को देखा, जिसने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा तीखे नैन नक्श वाला था। उसकी नजर प्रिया पर पड़ी और फिर आरव पर रुक गई। तुम कौन हो? उसकी आवाज गहरी थी, जिसमें थोड़ी शक्ति थी। प्रिया एक पल के लिए रुक गई। जी, मैं सफाई कर्मचारी हूं। साहब ने जरूरत पड़ने पर बच्ची की देखभाल में मदद करने के लिए कहा है। महिला ने जवाब नहीं दिया, बस पास आई, आरव के गाल पर धीरे से हाथ फेरा और फिर ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। अजीब बात है, इस पूरे घर में कोई नहीं है जो बच्चे की देखभाल कर सके और एक बाहरी नौकरानी को यह काम करना पड़ रहा है। प्रिया कुछ कहने वाली थी कि विक्रम दरवाजे पर दिखाई दिया और तेजी से पास आया। मां, आप बिना बताए कैसे आ गईं? वो अपने बेटे की ओर मुड़ी। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ सामान देने आई थी। सोचा नहीं था कि ये दृश्य देखने को मिलेगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें सवाल छिपा था। विक्रम ने सीधे अपनी माफी आंखों में देखा। प्रिया आरव के लिए बहुत अच्छी है, मैं उसे रखना चाहता हूं। श्रीमती गायत्री ने अपने पर्स का पट्टा कसकर पकड़ लिया। प्रिया पर एक और नजर डाली और फिर बिना कुछ कहे चली गईं। उस पल ने प्रिया के मन में एक बेचैनी छोड़ दी। वो समझ गई कि आज से न केवल कर्मचारियों की अफवाहें बल्कि उसके परिवार की नजरें भी उस पर होंगी। शाम को जब वो आरव को पालने में रख रही थी तो प्रिया ने धीरे से कहा, शायद मुझे। विक्रम ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, तुम यहीं रहोगी, किसी को भी तुम्हें यहां से जाने पर मजबूर मत करने देना। वो साधारण सा वाक्य एक वादे की तरह भारी था। प्रिया को नहीं पता था कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या चिंता। बस इतना जानती थी कि अब से सब कुछ एक अप्रत्याशित मोड़ ले चुका था। अगले कुछ दिनों में विक्रम की मां के साथ अप्रत्याशित मुलाकात के बाद पेंट हाउस का माहौल पहले की तरह शांत रहा, लेकिन प्रिया को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। वो कम बोलता था, लेकिन जब वो उसे देखता तो उसकी आंखें गहरी, ज्यादा देर तक टिकी रहतीं और हर बार जब वो उसे देखती तो वो नजरें नहीं हटाता था। शनिवार की सुबह प्रिया को एक संदेश मिला, आज अपनी बेटी को साथ लाना। वो एक पल के लिए झिझकी। मीरा कभी भी मां के काम की जगह पर नहीं आई थी और प्रिया को डर था कि वो इतनी शानदार जगह में असहज महसूस करेगी, लेकिन अंत में उसने जवाब दिया, जी। उस दोपहर प्रिया मीरा को लेकर आई। उसने एक साधारण सफेद फ्रॉक पहनी थी, बाल करीने से बंधे थे और आकाशदीप टावर की लॉबी में घुसते ही उसकी काली गोल आंखें बड़ी हो गईं। मां, आपकी काम की जगह बहुत सुंदर है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, मां का हाथ कसकर पकड़े हुए। पेंट हाउस पहुंचने पर विक्रम इंतजार कर रहा था। उसने हमेशा की तरह सूट नहीं पहना था, बस एक सफेद शर्ट और गहरे रंग की पैंट।
मीरा को देखते ही वो उसके स्तर तक झुका और एक दुर्लभ मुस्कान दी। तुम मीरा हो, है ना? मीरा ने सिर हिलाया, थोड़ी शर्माते हुए। नमस्ते अंकल, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मीरा झिझकी और फिर अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में रख दिया। इस इशारे ने पास खड़ी प्रिया को धीरे से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। आरव खिड़की के पास पालने में लेटा था। प्रिया और मीरा को देखते ही उसने हाथ हिलाया। प्रिया ने आरव को उठाकर परिचय कराया। ये आरव है, विक्रम अंकल का बेटा। मीरा ने बच्चे को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और फिर धीरे से उसके नरम रेशमी बालों पर हाथ फेरा। ये बहुत प्यारा है। विक्रम ने ये दृश्य देखा। उसके होंठ थोड़े से ऊपर उठे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो पीछे हट गया ताकि तीनों स्वाभाविक रूप से रह सकें। उन्होंने पूरी दोपहर छत पर बने छोटे से बगीचे में बिताई। मीरा इधर उधर दौड़ रही थी। जब आरव उसे देखता तो खिलखिलाकर हंसती। प्रिया एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में अभी भी बच्चा था। विक्रम कभी कभी मीरा को कुछ खिलौने देने या जब तेज हवा चलती तो उसकी जैकेट ठीक करने के लिए पास आता। आप व्यस्त नहीं हैं? प्रिया ने पूछा जब उसने उसे अपने बगल में बैठते देखा। आज नहीं। कभी कभी अपने बच्चे के साथ रहना काम से ज्यादा जरूरी होता है। उसकी आवाज एक स्वीकारोक्ति की तरह धीमी थी। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस दूर देखा जहां दूसरी इमारतें शाम की धूप में चमक रही थीं। जब सूरज ढलने लगा तो प्रिया ने मीरा को घर चलने के लिए कहा। विक्रम आरव को गोद में लिए उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने आया। दरवाजा बंद होने से पहले उसने धीरे से कहा, धन्यवाद आज की हर चीज के लिए। उसकी आंखें प्रिया की आंखों से एक लंबी धड़कन के लिए मिली, जिससे प्रिया का दिल एक धड़कन चूक गया। उस दिन से उनके बीच की दूरी जैसे कम हो गई। अब केवल औपचारिक धन्यवाद या संक्षिप्त अनुरोध नहीं थे। विक्रम छोटी छोटी बातों के बारे में पूछने लगा। मीरा की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रिया को क्या खाना पसंद है? हाल ही में उसकी सेहत कैसी है? एक बरसात की दोपहर। मुंबई की सड़कें बुरी तरह से भर गई हैं। प्रिया ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जल्दी घर जाने की अनुमति लेने का सोचा, लेकिन विक्रम ने संदेश भेजा, सड़कें भर गई हैं, पानी उतरने तक यहीं आरव की देखभाल करो। वो पेंट हाउस पहुंची तो देखा कि वो लाउंज में आरव को गोद में लिए हुए है। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका सामान्य ठंडापन भी नरम लग रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, उसने कहा, यहां रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। प्रिया मान गई। उसने एक लंबे सोफे पर कंबल बिछाया, आरव को खेलने के लिए लिटाया और कुछ खिलौने निकाले। विक्रम सामने बैठ गया। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर चीजें अलग होती तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? प्रिया धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें झुक गईं। मैंने बहुत सोचा है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि इस बात से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है कि मैं अभी भी अपने बच्चे को पालने के लिए खड़ी हूं। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें जैसे उन थके हुए दिनों को देख रही थीं। मैं समझता हूं। बाहर हवा और बारिश कांच से टकरा रही थी, जिससे एक गहरी नियमित आवाज आ रही थी। आरव प्रिया के पास रेंग कर आया और गोद में आने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बच्चे को उठाया, धीरे से थपथपाया। एक परिचित एहसास उसके हर रूम में बस गया। विक्रम ने यह दृश्य बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से कहा, तुम हर चीज को ज्यादा शांतिपूर्ण बना देती हो। प्रिया थोड़ी चौंकी। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे, लेकिन उसकी आंखों में उसे कोई मजाक या औपचारिकता नहीं दिखी, बल्कि कुछ बहुत गहरा था। उस रात जब पानी उतरना शुरू हुआ तो विक्रम ने ड्राइवर को प्रिया और मीरा को उनकी चौल तक छोड़ने के लिए कहा। कार में बैठने से पहले वो बरामदे के नीचे खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके कंधे पर पड़ रही थीं। उसने धीरे से उसे सिर हिलाया। प्रिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर अंदर चली गई। रास्ते में मीरा मां के कंधे पर सो गई। प्रिया ने अपनी बेटी को देखा और फिर खिड़की से बाहर, जहां पीली रोशनी की लकीरें पीछे छूट रही थीं। उसके दिल में एक अस्पष्ट भावना फैल गई।
एक ऐसी भावना जिसे वो पकड़ना भी चाहती थी और जिसका सामना करने से भी डरती थी। और वो जानती थी कि उसके और विक्रम के बीच की दूरी अब पहले दिन की तरह नहीं रही, लेकिन इसी वजह से आगे का रास्ता और भी अप्रत्याशित हो गया था। बरसात की दोपहर में पेंट हाउस में रुकने के बाद प्रिया ने लोगों के उसे देखने के तरीके में स्पष्ट बदलाव महसूस किया। पहले वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी थी जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब जब भी वो कर्मचारियों के शीशीरेश में घुसती तो जोर जोर से चल रही बातचीत तुरंत धीमी हो जाती, और जब वो मुड़ती तो फुसफुसाहट फिर से शुरू हो जाती। सोमवार की सुबह प्रिया ने लॉबी में कदम रखते ही दो आयाओं को रिसेप्शन काउंटर के पास धीरे धीरे बात करते सुना। लगता है वो अब हमेशा के लिए आया बनना चाहती है, और क्या, वरना वो वहां हर समय क्या करती है। प्रिया को देखकर उन्होंने एक अजीब सी मुस्कान दी और काम के बारे में पूछने का नाटक किया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जांच पड़ताल साफ थी। प्रिया ने नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सौंपी गई मंजिलों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फोन फिर से परिचित संदेश ऊपर आओ के साथ कंपन करने लगा। उसने दस्ताने उतारे और सीधे लिफ्ट में चली गई। कुछ लोगों की आंखों को अपनी पीठ पर महसूस करना उसे ठंडा कर गया। पेंथहाउस में विक्रम खिड़की के पास आरव को गोद में लिए खड़ा था। प्रिया को देखकर उसने सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। वो अभी सोया है, लेकिन आसानी से जाग सकता है। तुम थोड़ी देर यहीं रुको। प्रिया ने अपनी टोकरी नीचे रखी और आरव के चारों ओर लिपटे कंबल को ठीक करने के लिए पास गई। इन दिनों कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उसकी आवाज हल्की थी, शिकायत नहीं, बस एक सूचना। मुझे पता है, उसने तुरंत कहा, बिना और पूछे। ध्यान मत दो, मुझे आदत है। लेकिन प्रिया ने नीचे देखा। मैं आपके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती। विक्रम के होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उसकी आंखें तीखी हो गईं। अगर कोई परेशानी खड़ी करता है तो मैं उसे सुलझाऊंगा। तुम्हें बस अपना काम अच्छे से करना है। इस वाक्य ने प्रिया को चुप करा दिया। भले ही उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसा आदेश छिपा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। उस दोपहर जब प्रिया 10वीं मंजिल पर गलियारे की सफाई कर रही थी तो मैनेजर शर्मा जी ने उसे एक कोने में बुलाया। प्रिया, मैं सच कहूंगी, इन दिनों तुम पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लगातार पेंटहाउस में जाने से बातें तो बनेंगी ही, तुम सावधान रहना। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन ये साहब का आदेश है। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। मैं समझती हूं, बस यहां लोग अलग तरह से सोचते हैं। अगर तुम दूरी बनाए रख सको तो अच्छा है। प्रिया जवाब देने वाली थी, लेकिन लिफ्ट की ओर से आते कदमों की आहट ने दोनों को चुप करा दिया। ये एक बड़ी उम्र की महिला थीं, लंबी, हल्के रंग की साड़ी पहने, और उसका चेहरा गंभीर था। प्रिया ने तुरंत पहचान लिया, ये विक्रम की मां श्रीमती गायत्री थीं। वो प्रिया को देखकर रुक गईं। उनकी नजरें जैसे एक पतली बर्फ की परत बिछा गईं। तुम फिर यहां हो? प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। जी, मैं काम कर रही हूं। काम? उन्होंने धीरे से अपनी भौहें उठाईं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन मतलब साफ था। शर्मा जी, कृपया इसे अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने दे। मेरे बेटे की मंजिल पर पहले से ही देखभाल करने वाले लोग हैं। माहौल भारी हो गया। शर्मा जी ने प्रिया को देखा और फिर श्रीमती गायत्री की ओर मुड़ी। जी, मैं उसे याद दिला दूंगी। श्रीमती गायत्री ने और कुछ नहीं कहा और सीधे लिफ्ट की ओर चली गईं। जब वो चली गईं तो प्रिया ने एक गहरी सांस ली। ठंडक का एहसास अभी भी बाकी था। शाम को जब वो विक्रम के संदेश पर पेंटहाउस गई तो प्रिया ने उन्हें अपनी मां से मिलने की बात बताई। वो कुछ देर चुप रहा और फिर आरव के पालने के पास बैठ गया। मेरी मां किसी को भी परिवार की जिंदगी में आसानी से आने नहीं देती, तुम ध्यान मत दो। लेकिन ये साफ है कि वो नहीं चाहती कि मैं यहां रहूं। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने भी वापस देखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहो, यही सबसे जरूरी बात है। इन शब्दों ने प्रिया को चुप करा दिया, लेकिन उसके दिल में एक और चिंता भी पैदा कर दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यहां रहने का मतलब न केवल कर्मचारियों की अफवाहों का सामना करना है, बल्कि उसके परिवार के लोगों के विरोध का भी सामना करना है।
अगले दिन जब प्रिया आरव को सुला रही थी तो बाहर से बातचीत की आवाज आई। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और आवाज इतनी साफ थी कि वो पहचान गई कि ये 2 आयाओं की है। सच में बहुत होशियार है। एक सफाई कर्मचारी से बॉस की निजी आया बन गई, शायद ज्यादा दिन नहीं। बाकी का वाक्य तब कट गया जब एक छाया दरवाजे पर पड़ी। विक्रम वहां खड़ा था, उसका चेहरा स्याह हो गया था। तुम दोनों तुरंत बाहर जाओ। उसकी आवाज बर्फीली थी, ऊंची नहीं, लेकिन दोनों आयाओं का चेहरा पीला पड़ गया। और अब से अगर मैंने ऐसी कोई भी बात सुनी तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें नहीं रखता। जब दरवाजा बंद हो गया तो वो अंदर आया। क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे थे? प्रिया ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं है। वो पास आया। उसकी आंखों में अभी भी गुस्से की एक चिंगारी थी। मैं अपनी ही कंपनी में किसी को भी तुम्हारे बारे में इस तरह बात नहीं करने दूंगा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने आरव के बालों को सहलाने के लिए नीचे देखा, लेकिन उसके दिल में एक मिलीजुली भावना उठी। सुरक्षित महसूस करने की गर्मजोशी और बेचैनी दोनों, क्योंकि उनके बीच की दुनिया की रेखाएं और धुंधली हो रही थीं। उस रात जब वो अपनी चौल के कमरे में लौटी तो प्रिया ने खुद को बहुत देर तक आईने के सामने खड़ा पाया। उसने अपनी ही आंखों में देखा और खुद से पूछा कि वो किस तूफानी पानी में कदम रख रही है, और अगर वो जारी रखती है तो क्या कोई दिन आएगा जब वो उसे बहा ले जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगली सुबह जब उसे ऊपर आने का संदेश मिला तो वो फिर भी हड़बड़ी में अपनी जगह से निकल गई, जैसे वो कुछ और कर ही नहीं सकती थी। मुंबई में मानसून के अंत में मौसम अक्सर अप्रत्याशित होता है, लेकिन आज दोपहर से ही काले बादल छा गए थे। प्रिया ने 8वीं मंजिल पर अपनी सफाई पूरी ही की थी कि उसकी जेब में फोन कंपन करने लगा। एक परिचित संदेश, सिर्फ एक शब्द, ऊपर। उसने अपने हाथ पहुंचे, दस्ताने उतारे और पेंट हाउस के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजा खुला, गलियारा सुनसान था, केवल लंबी कांच की खिड़कियों से टकराती तेज हवा की आवाज थी। लाउंज के अंदर विक्रम पालने के पास खड़ा था। आरव के पीठ पर धीरे धीरे थपथपा रहा था। वो अभी सोया है, उसने धीरे से कहा, लेकिन किसी भी समय जाग सकता है। तुम थोड़ी देर उसकी देखभाल करो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। प्रिया ने सिर हिलाया और पास चली गई। आरव शांति से लेटा था, उसकी सांसें नियमित थीं और उसके गाल गुलाबी थे। वो पास में एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसकी आंखें अनजाने में कांच की खिड़की से बाहर देख रही थीं। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं और जल्दी ही वे और घनी हो गईं। विक्रम की कॉल लगभग आधे घंटे तक चली। जब वो वापस आया तो बारिश एक मूसलाधार बौछार में बदल गई थी, जिसकी गड़गड़ाहट एयर कंडीशनर की आवाज को भी दबा रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी और फिर उसकी ओर मुड़ा। तुम कितने बजे घर जाने वाली थी? लगभग 5:30 बजे। अभी 1 घंटे से ज्यादा बाकी है। वो खिड़की के पास गया, नीचे की सड़क को देखा जो छोटी नदियों में बदल रही थी। तुम नहीं जा सकती, सड़कें भर गई हैं। मैं तुम्हें ड्राइवर से घर छुड़वा दूंगा जब पानी उतरेगा, लेकिन शायद देर रात हो जाएगी। प्रिया थोड़ी झिझकी, या मैं बाइक टैक्सी बुला लूं, बारिश कम होने पर चली जाऊंगी। वो मुड़ा, उसकी आंखें गंभीर थीं। ये खतरनाक है, यहीं रुको, रात को मैं तुम्हें कार से भेज दूंगा। उसकी आवाज में और बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो सिर हिलाने के लिए मजबूर हो गई और पालने के पास लौट आई। आरव जाग गया था। उसकी साफ आंखें बड़ी होकर चारों ओर देख रही थीं। प्रिया ने झुककर मुस्कुराया। उठ गए तुम? उसने बच्चे को उठाया। एक परिचित एहसास लौट आया। एक छोटे से गर्म शरीर का उसकी छाती से लगना उसके दिल को पिघला गया। विक्रम पास में खड़ा चुपचाप देख रहा था। वह तुम्हारे हाथों में आते ही शांत हो जाता है, उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य और प्रशंसा दोनों थे। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। शायद इसलिए कि मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। बच्चे धैर्य को महसूस कर सकते हैं। बाहर बारिश अभी भी जोरों पर थी। कमरे की पीली रोशनी ने एक गर्मजोशी भरा कोना बना दिया था, जो कांच के पीछे की भूरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। विक्रम सामने की कुर्सी पर बैठ गया, लैपटॉप को एक तरफ रख दिया। तुम यहीं रात का खाना खाओ, रसोई तैयार कर देगी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा।
उसने बीच में ही टोक दिया और मेज पर रखे एक बटन को दबाया। उसके आदेश का तुरंत पालन किया गया और कुछ ही मिनटों में लाउंज में ही एक छोटी सी खाने की मेज लगा दी गई। आरव के लिए चिकन दलिया, प्रिया के लिए नूडल्स और उसके लिए चावल और मीट। तीनों मेज के चारों ओर बैठे थे। आरव अपनी बेबी चेयर पर, दोनों एक दूसरे के सामने थे। माहौल अजीब तरह से शांतिपूर्ण था। कभी कभी विक्रम प्रिया की प्लेट में कुछ सब्जी डाल देता। ये इतना स्वाभाविक था जैसे वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। खाने के बाद आरव ज्यादा सतर्क हो गया। उसने कुछ निरर्थक आवाजें निकाली जिससे दोनों हंस पड़े। प्रिया बच्चे को सुलाने के लिए कमरे में टहलने लगी। विक्रम उसके पीछे पीछे चला। कभी कभी जब वो खिलौने उठाने के लिए झुकती तो धीरे से उसकी बाह को सहारा देता। वो क्षणिक स्पर्श प्रिया को अपनी त्वचा पर गर्मी महसूस कराने के लिए काफी था। जब आरव सो गया तो वे सोफे पर बैठ गए। बाहर बारिश अभी भी कम नहीं हुई थी। विक्रम ने अपनी पीठ तिकाई। उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी। क्या तुमने कभी अपने मौजूदा काम के अलावा कुछ और करने के बारे में सोचा है? प्रिया झिझकी। मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक अलग दिशा में धकेल दिया। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ दूर का भाव था। अगर मौका मिले तो क्या तुम फिर से कोशिश करोगी? वो धीरे से मुस्कुराई। शायद, लेकिन अभी मीरा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक लंबी चुप्पी छा गई। कांच पर बारिश की बूंदें एक नियमित धुन की तरह बज रही थीं। विक्रम ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें पता है, जब से मेरी पत्नी गुजरी है, इस घर में कभी भी इतनी शांति महसूस नहीं हुई जितनी तुम्हारे यहां होने पर होती है। प्रिया का दिल बैठ गया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। बस धीरे से सिर झुका लिया। रात के लगभग 10 बजे बारिश हल्की होने लगी। विक्रम ने ड्राइवर को प्रिया को घर छोड़ने के लिए बुलाया। जब वो गलियारे में निकली तो वो उसके पीछे आया। आरव उसके कंधे पर गहरी नींद में सो रहा था। कल छुट्टी ले लो, सड़कें अभी भी भरी होंगी, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में उसे यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेगी। वो लिफ्ट में घुसी, मुड़कर देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा था। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें तब तक उसे देखती रहीं जब तक दरवाजा बंद नहीं हो गया। उस रात अपनी चौल के कमरे में पहुंचकर प्रिया बहुत देर तक छोटी सी खिड़की के पास खड़ी रही। बारिश की आखिरी बूंदों को गिरते हुए देखती रही। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके और उस आदमी के बीच की सीमा धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, और वो जानती थी कि जल्द ही उसे इसका सामना करना पड़ेगा। उस दिन शाम ढलते ही प्रिया को विक्रम का संदेश मिला। आरव को थोड़ा बुखार है, क्या तुम आ सकती हो? वो मीरा के लिए रात का खाना तैयार कर रही थी। एक पल के लिए झिझकी और फिर जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को छोड़कर आती हूं। रात के लगभग 8 बजे प्रिया पेंट हाउस पहुंची। लाउंज में रोशनी थी, लेकिन वो हमेशा की तरह शांत नहीं था। विक्रम आरव को गोद में लिए कमरे में टहल रहा था। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। बच्चा अपने पिता के कंधे पर टिका हुआ था। उसके गाल लाल थे, आंखें झपक रही थीं और सांसों में घरघराहट थी। कितना है? प्रिया ने पास आते हुए पूछा। लगभग 102। मैंने उसे बुखार कम करने की दवा दी है, लेकिन वह अभी भी गर्म है। प्रिया ने आरव के माथे पर हाथ रखा। तेज गर्मी महसूस की। मैं उसे स्पंज बाथ दूंगी, मेरे लिए गर्म पानी ला दो। विक्रम ने तुरंत वैसा ही किया। प्रिया ने मेज पर एक तौलिया बिछाया, आरव को लिटाया और फिर एक मुलायम कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर धीरे धीरे उसकी बगल, गर्दन से लेकर पैरों तक पहुंचने लगी। वो धीरे धीरे कर रही थी। पहुंचते हुए धीरे धीरे गा रही थी। उम्मीद कर रही थी कि बच्चा बेहतर महसूस करेगा। विक्रम पास खड़ा हर हरकत को देख रहा था। उसने कभी किसी को अपने बेटे की इतनी सावधानी और शांति से देखभाल करते नहीं देखा था। जब आरव कराहने लगा तो प्रिया ने उसे उठाया, उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपथपाया और फुसफुसाया, चुप हो जा मेरे बच्चे, मां यहीं है। ये वाक्य स्वाभाविक रूप से निकल गया और तुरंत बाद वो मां शब्द से चौंक गई। तेज बुखार के कारण आरव रो रहा था और गोद में रहने की जिद कर रहा था।
प्रिया ने कोई संकोच नहीं किया, बस बच्चे को गोद में लेकर कमरे में घूमती रही। हर कदम पर धीरे धीरे हिलती रही। विक्रम एक लंबा सोफा ले आया ताकि वो आराम कर सके, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जब मैं उसे झुलाऊंगी तो वो बेहतर सोएगा। बाहर कांच की खिड़की पर बारिश गिरने लगी थी। पिछले दिन की तरह मूसलाधार नहीं, बल्कि एक गहरी, नियमित धुन की तरह। विक्रम बहुत देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, तुमने अपनी बेटी के साथ भी ऐसा अनुभव किया है ना? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी आरव पर थीं। जब मीरा 3 साल की थी तो उसे एक बार बुखार से दौरा पड़ा था। मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोई। बहुत असहाय महसूस कर रही थी। बस यही चाहती थी कि मैं उसकी जगह बीमार हो जाऊं। वो सामने बैठ गया, अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाई और उसे बहुत देर तक देखता रहा। मैंने भी यही चाहा था जिस दिन मेरी पत्नी गुजरी। लेकिन मेरे पास ये कहने के लिए कोई नहीं था। सबने बस मुझे मजबूत रहने के लिए कहा। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें इस समय बिल्कुल अलग थीं। अब वो तीखापन या आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर होता था, बल्कि एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। आपने बहुत कुछ सहा है, उसने धीरे से कहा। यह सांत्वना से ज्यादा एक साझा करने जैसा था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सकता। उसने अपने हाथों को देखा और फिर सिर उठाया। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। लेकिन जब मैं आरव को तुम्हारी गोद में शांत देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि उसे इसकी जरूरत है, और शायद मुझे भी। उस पल ने प्रिया को निशब्द कर दिया। उसने बस आरव को अपनी गोद में थोड़ा और कस लिया, जैसे एक सहज प्रतिक्रिया में, ताकि माहौल बहुत दूर न चला जाए। रात धीरे धीरे बीत रही थी। घड़ी में 11 बजे, फिर 12 बजे। आरव का तापमान धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन वो अभी भी बेचैन होकर सो रहा था। प्रिया बगल के आराम कमरे में एक छोटे से बिस्तर के किनारे बैठी थी, बच्चे को गोद में लिए हुए। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखें थकान से झपक रही थीं। विक्रम अंदर आया। ये देखकर पास आया। उसने धीरे धीरे एक तकिया प्रिया के सहारे के लिए रखा और फिर बिस्तर के पास बैठ गया। मुझे दो, तुम थोड़ी देर आराम करो। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। प्रिया थकी हुई मुस्कुराई, लेकिन उसने फिर भी अपना हाथ बढ़ाया और इस बार उसने उसे आरव को लेने दिया। बच्चा थोड़ा हिला, लेकिन रोया नहीं। बस अपना चेहरा अपने पिता की छाती में छिपा लिया। विक्रम ने अपने बेटे को देखा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बस एक सांस जैसी थी। पापा यहीं है। प्रिया चुपचाप देखती रही। अचानक एहसास हुआ कि पिता और पुत्र के बीच एक बहुत ही नाजुक धागा था, लेकिन आज रात वो फिर से जुड़ रहा था। सुबह के करीब जब आसमान में उजाला होने लगा तो आरव गहरी नींद में सो गया। प्रिया बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गई थी। जब वो जागी तो उसने अपने कंधे पर एक कंबल देखा और उसका हाथ अभी भी किसी के हाथ में था। विक्रम पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि वो गायब हो जाएगी। दिन की पहली रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी, दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ खींचा, उसे जगाने से डरते हुए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से उसकी गर्मी हटी, उसकी पलकें तुरंत खुल गईं। तुम जाग गईं? प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी। आरव कैसा है? बहुत बेहतर है, तुम्हारी वजह से, उसने कहा, और उस नजर में उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो अब बॉस और कर्मचारी के बीच की दूरी नहीं थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई। लेकिन प्रिया के दिल में ये साफ था कि इस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। उस रात जागने के बाद सुबह प्रिया ने पेंटहाउस को एक ऐसे मन के साथ छोड़ा जो एक ही समय में हल्का और भारी दोनों था। आरव का बुखार उतर गया था और वो अच्छी नींद में था, लेकिन विक्रम का पूरी रात उसका हाथ पकड़े रहने की छवि उसके दिमाग में घूम रही थी। वो जानती थी कि जो हो रहा था वो एक सामान्य नौकरी से बहुत आगे निकल गया था। उस दोपहर जब वो तीसरी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकली तो शर्मा जी ने उसे बुलाया। प्रिया,
कोई तुमसे मिलना चाहता है। प्रिया पूछ पाती उससे पहले ही उसने श्रीमती गायत्री को खिड़की के पास खड़ा देखा। हल्के रंग की साड़ी पहने उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। तुम यहां आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वे गलियारे के एक शांत कोने में गए। श्रीमती गायत्री ने सीधे प्रिया की आंखों में देखा। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ था। मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उपयुक्त हो। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को खो दिया है। उसे स्थिरता की जरूरत है और ज्यादा परेशानियों की नहीं। प्रिया चुप रही। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे। तुम जवान हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरा मतलब समझती हो। उन्होंने अपना पर्स खोला, एक सफेद लिफाफा निकाला और प्रिया के हाथ में रख दिया। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम कुछ समय के लिए अपनी बेटी की देखभाल कर सको। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाना चाहिए। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं यहां पैसे के लिए नहीं हूं। श्रीमती गायत्री ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। तो तुम्हें और भी नहीं रहना चाहिए। तुम बाहर की अफवाहों के बारे में जानती हो। यहां रहने पर तुम्हें सारी बदनामी झेलनी पड़ेगी। मैं सह लूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी का क्या? ये सवाल एक तेज चाकू की तरह था। प्रिया का गला सूख गया। उसे लगा कि उसके तर्क का एक हिस्सा उनकी तरफ झुक रहा है, लेकिन आरव और विक्रम से दूर जाने के बारे में सोचकर उसका दिल दुखने लगा। शाम को जब प्रिया 8वीं मंजिल पर अपना सामान समेट रही थी, तो विक्रम का संदेश आया, ऊपर मुझसे मिलो। वो पेंट हाउस गई। उसे लाउंज में अकेले खड़ा पाया। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले थे और थकान साफ दिख रही थी। मेरी मां तुमसे मिली है ना? प्रिया ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो चाहती हैं कि तुम चली जाओ, उसने सीधे कहा और फिर पास आया। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, विक्रम। प्रिया थोड़ा पीछे हटी। आप जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। मेरे यहां रहने से आपके और आपकी मां के बीच केवल मतभेद बढ़ेंगे। और मीरा, अगर वो बुरी बातें सुनती है तो मेरी चिंता मत करो, किसी और की चिंता मत करो, बस अपनी और मीरा की चिंता करो। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसकी आंखें उससे नहीं हटीं। मैंने बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया है, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। प्रिया ने सिर झुकाया। अपनी आंखों के पीछे एक गर्म लहर महसूस की। आप मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या चुनूं। वह एक और कदम आगे बढ़ा। अब उनके बीच बस एक सांस की दूरी थी। यहीं रहो, बस इतना ही। प्रिया ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन बगल के कमरे से आरव के रोने की आवाज ने दोनों को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। वो तुरंत उस तरफ गई, बच्चे को उठाया और चुप कराने लगी। विक्रम दरवाजे पर खड़ा ये दृश्य बहुत देर तक देखता रहा। उसकी आंखें नर्म हो गईं। देखा तुमने? उसने धीरे से कहा। उसे तुम्हारी जरूरत है। इस वाक्य ने प्रिया का दिल बैठा दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये फैसला सब कुछ बदल देगा। उस रात घर जाते समय उसने मीरा को कसकर गले लगा लिया। बेटी ने सिर उठाकर पूछा, मां, आज आप दुखी क्यों हैं? प्रिया मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटा, मां बस सब कुछ बेहतर बनाने का तरीका सोच रही है। पूरी रात वो अपनी चौल की टिन की छत पर बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हुए बेचैन रही। परस्पर विरोधी विचारों, श्रीमती गायत्री के शब्दों, विक्रम की आंखों, आरव की हंसी के बीच प्रिया ने महसूस किया कि वो ऐसा नहीं कर सकती जैसे पिछले कुछ दिन हुए ही ना हों। अगली सुबह जब लिफ्ट का दरवाजा पेंट हाउस पर खुला तो विक्रम इंतजार कर रहा था। वो पास गई, धीरे से आरव के पालने पर हाथ रखा और फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं जानती हूं कि ये आरव और मेरे लिए सही है। एक पल की चुप्पी के बाद उसने सिर हिलाया। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। तो आज से हम फिर से शुरू करते हैं। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। उस पल वो जानती थी कि उसने एक नई दहलीज पार कर ली है, जहां चीजें अब सिर्फ एक नौकरी नहीं थीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन गई थीं।
सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो की सामग्री सार्थक लगी तो लाइक, शेयर करने या नीचे एक टिप्पणी छोड़ने में संकोच ना करें। आपके द्वारा साझा किया गया हर सुझाव, हर भावना हमें भविष्य के वीडियो पोस्ट करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जहां भी रहें हमेशा खुश और सलामत रहें। और हां, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबके साथ बांटना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिए। हम सब उसे पढ़ना चाहेंगे।